Some breaking news to bring you. Meta Platforms is laying off 13% of its workforce, or more than 11,000 employees. It is one of the biggest tech layoffs this year as the Facebook parent battles soaring costs and a weak advertising market. दुनिया की ऑलमोस्ट हर मेजर टेक कंपनी क्लेम करती है कि वो स्टार्टअप की तरह काम करते हैं। भले उनकी वर्थ हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस या ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की भी हो ना, तो ये कंपनीज क्लेम करती है कि उनमें कुछ भी चेंज नहीं आया जब बात आई है कंपनी कल्चर की। जब उनकी शुरुआत हुई थी तब से लेके अब तक। इसका मतलब ये है कि वो अभी भी हाइपर फोकस्ड रहते हैं ग्रोथ में और हर किसी को कई सारी टोपियाँ पहनाते हैं और इसी के साथ ही बहुत धीरे तरीके से काम करते हैं। अब ऑफकोर्स सिलिकॉन वैली स्टार्टअप जो है वो कभी भी ऐसा नहीं करते, मगर ट्रेडिशनली इसी तरह से स्टार्टअप एक ऑपरेट करता था। अमेज़ॉन आर्गुएबली इसका मोस्ट इनफेमस कंपनी है जो कि ये क्लेम्स करती है, और एक तरीके से देखा जाए तो ये बात सही भी है। अगर आप एक टेक वर्कर हो या फैक्ट्री वर्कर हो, अमेज़ॉन आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करवाएगा, मगर ना कि एक स्टार्टअप की तरह। इनमें से जो सारी कंपनीज होती है ना, वो ओवर हायरिंग तो ज़रूर करती है, और हम एक छोटी सी ओवर हायरिंग की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ या वहाँ पे। हम लोग बात कर रहे हैं सिस्टमेटिक ओवर हायरिंग की, दसों हज़ारों लोगों की, और ये चीज़ काफ़ी ऑब्वियसली भी दिख जाती है। अब फेसबुक को ले लेते हैं एग्जांपल के लिए। एट द एंड ऑफ 2019 उनके 45,000 टोटल एम्प्लॉयज़ थे, मगर सितंबर 2022 तक उनके पास 87,000 एम्प्लॉयज़ थे। इसका मतलब ये है कि फेसबुक का एम्प्लॉय काउंट जो है डबल हो चुका है इन 3 सालों के अंदर। वहीं पे फेसबुक ऑब्वियसली जो है, उन्हें इतने ज़्यादा एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत ही नहीं है सेम सर्विस को चलाने के लिए जो कि 3 साल पहले ही थी, या फिर ऐसा प्लेटफॉर्म बनाने के लिए जो कि सिर्फ 38 लोग यूज़ करते हैं। अब यूजुअली ज़्यादा बड़ी डील नहीं होती बुल मार्केट्स के दौरान, तो ये जब मार्केट अच्छा कर रहा होता है और इन्वेस्टर्स खुश होते हैं, मगर रिसेशंस के दौरान कंपनीज जो है इंस्टेंटली आगे जाके हर किसी को निकाल देती है जिन्हें उन्होंने ओवर हायर किया था। अब वापस से फेसबुक के पास चले तो उन्होंने 11,000 एम्प्लॉयज़ को निकाल दिया था, और इवन कंपनी जो कि काफ़ी अच्छा काम कर रही है वो भी सिचुएशन में आ जाती है। अब गूगल का एग्जांपल ले लेते हैं। गूगल की नेट इनकम जो है वो बिल्कुल भी कम नहीं हुई और ऑल टाइम हाइस के आसपास ही चल रही है, मगर फिर भी गूगल जो है उन्हें काफ़ी प्रेशर मिल रहा है कि उनकी वर्कफोर्स को कम करे वो, और रूमर्स ये हैं कि वो अराउंड 10,000 लोगों को निकालने वाले हैं। मगर आखिर इस गेम को खेलना ही क्यों? फायर करने के लिए हायर क्यों करना? क्या ये चीज़ सेंस नहीं बनाएगी कि बराबर लेके चले एक स्टार्टअप की तरह लोगों को? इस तरह से अच्छे समय में प्रॉफिट मार्जिन और भी ज़्यादा होंगे और ख़राब समय में ज़्यादा लोगों को निकालना भी नहीं पड़ेगा। ये काफ़ी सीधी बात लगती है, मगर फिर भी एक ज़्यादातर इनमें से कंपनीज ओवर हायर करती हैं। तो किस तरह से जो है कंपनीज ओवर हायर करती है बाद में उन्हीं लोगों को निकाल देने के लिए? इन कॉरपोरेशंस की ज़्यादातर हायरिंग प्रैक्टिसेस जो है वो एक सिंपल ह्यूमन इमोशन में आती है, डर के, या फिर द फियर ऑफ मिसिंग आउट। और हाइपर ग्रोथ के पीरियड के दौरान ऐसा लगता है कि हर कोई जो है आपके आसपास ग्रो कर रहा है और ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा है आपसे। और ये काफ़ी सही थी अमेज़ॉन के लिए भी बात, क्योंकि पेंडेमिक के बूम के बाद अमेज़ॉन का स्टॉक अराउंड 132% बढ़ गया, जो कि काफ़ी अच्छा नंबर है। मगर अमेज़ॉन के पर्सपेक्टिव से देखें ना, तो उनके कई सारे साथी जो हैं और ज़्यादा ग्रो कर रहे थे। फेसबुक 180% ग्रो कर चुका था, गूगल 200% ग्रो कर चुका था, एप्पल 240% ग्रो कर चुका था, और हेक इवन S&P 500 भी 120% ग्रो कर चुका था। और इस चीज़ को देख के अमेज़ॉन जो है, क्योंकि बेयरली बीट कर रहा था मार्केट को और सिग्निफिकेंटली अंडर परफॉर्म कर रहे थे अपने साथियों से। अब स्मार्ट चीज़ यहाँ पे ये होती कि आइडेंटिफाई करें ऐसे एरियाज़ को जहाँ पे अमेज़ॉन फंडामेंटली ग्रो कर सकता है। मगर कई बार ऐसा होता है कि वो देखते हैं कि आखिर उनके साथी क्या कर रहे हैं, और ज़्यादातर समय जो है वो उनके साथी जो है वो काफ़ी सारा पैसा लगाते हैं रिसर्च और डेवलपमेंट में। फॉर एग्जाम्पल फेसबुक $100 बिलियन लगा रहा था मेटावर्स में, और जब अमेज़ॉन इस चीज़ को देखता है उन्हें लगता है कि यार ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, और इसी की वजह से अगर उन्हें फेसबुक की तरह ग्रो करना है तो उन्हें भी रिसर्च और डेवलपमेंट में डबल डाउन करना पड़ेगा। और इस तरह से आपको ऐसे प्रोजेक्ट्स मिलते हैं जैसे एलेक्सा, जो कि काफ़ी ज़्यादा पैसा लेके डूबते हैं। और बुल मार्केट्स के दौरान तो ये काफ़ी आसान होता है कहना कि ये इन्वेस्टमेंट जो है वो लंबे समय के लिए है, मगर चीज़ें जब बदलती है ना, तो ज़्यादातर समय नहीं लगता कंपनीज़ को कि रियलिटी चेक मिल जाता है। और ओवर इन्वेस्टिंग करने की R&D के अलावा भी कंपनी जो है वो ओवर इन्वेस्ट करते हैं मार्केटिंग में भी। जब कंपनीज़ को रियलाइज़ होता है कि वो अपने कॉम्पिटिटर से पीछे है ना, तो नेचुरल रिस्पॉन्स उनका ये होता है कि ज़्यादा अग्रेसिव हो जाए वो सेल्स के साथ। इसमें होता है कई सारे सेल्स के लोगों को हायर करना और एड बजट्स को बढ़ाना और काफ़ी ज़्यादा जनरस रेफरल प्रोग्राम्स देना। और ये ओवर इन्वेस्टमेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है पॉजिटिव फीडबैक लूप्स की वजह से। और क्योंकि कंपनी जो है मार्केटिंग को पंप अप करती है, तो एक्चुअली ऐसा लगता है कि इन्वेस्टमेंट वर्थ इट है, और उन्हें काफ़ी अच्छी क्लिक थ्रू रेट्स मिलने लग जाती है, कन्वर्जन रेट्स मिलने लग जाती है, और कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट भी बढ़ जाती है। तो इसी की वजह से वो बहुत ज़्यादा पैसा मार्केटिंग में स्पेंड करते हैं।
इसी के साथ ही वो कई सारे नए डेवलपर्स, सोल्यूशन आर्किटेक्ट्स और मैनेजर्स को भी हायर करते हैं डिमांड के साथ कीप अप करने के लिए। मगर रियलिटी में ज़्यादातर ये जो ग्रोथ होती है वो कंज्यूमर सेंटिमेंट से आई होती है। और आपको जैसा कि पहले से पता होगा, जो बुल मार्केट का फोमो है वो कंपनीज़ को इफेक्ट नहीं करता, ये जनरल पब्लिक को भी इफेक्ट करता है। जब आप देखते हो आपके दोस्त और फैमिली वाले नई गाड़ियाँ और घर खरीद रहे हैं तो आपको नेचुरली सिक्योरिटी फील होती है और सेफ्टी लगती है और आपको लगता है सारी चीज़ें बढ़िया चल रही है। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग खुद ही एक गाड़ी खरीदते हो आगे जाके, मगर शायद आप और ज़्यादा लूज़ हो जाओगे जब आप अमेज़ॉन पे स्पेंड करोगे और शायद आप सब्सक्रिप्शन भी रख लो जो आप एक्चुअली यूज़ नहीं करते। मगर जब रिसेशन आता है और आप देखते हो आपके फ्रेंड्स और फैमिली वाले अपनी जॉब्स को लूज़ कर रहे हैं और पेमेंट्स भी नहीं कर पा रहे टाइम पे, तो आप नेचुरली शायद वो आईफोन का अपग्रेड छोड़ दोगे और बाहर खाना खाना कम कर दोगे। तो जब कंपनीज इस चीज़ को देखती है ना, तो ऐसा लगता है कि उनकी सेल्स टीम जो है इतनी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। तो इसी की वजह से वो स्केल बैक करते हैं और सेल्स टीम में से लोगों को निकाल देते हैं, इसकी वजह से कंपनी को भी स्केल बैक करना पड़ता है। हो सकता है देखने में ऐसा ना लगे, मगर ओवर हायरिंग एक्चुअली एक डिफेंसिव मूव होता है। अब यहाँ पे एक बात है, जब चीज़ें काफ़ी अच्छी जा रही होती है, एम्प्लॉयज़ जो है वो काफ़ी कॉन्फिडेंट होते हैं, वो प्रमोशन मांगते हैं, बाकी जॉब्स भी ढूंढते हैं और रिस्की और ऑर्गेनाइजेशंस को भी ज्वाइन करते हैं। और क्योंकि हर कोई बहुत सारा पैसा डाल रहा है सेल्स और रिसर्च और डेवलपमेंट में, तो इतना तो मुश्किल नहीं होता इन एम्प्लॉयज़ को कि उन्हें इससे भी अच्छी जॉब मिल जाए। और एकदम से कई सारी नामी कंपनीज़ में जाना इतना इम्पॉसिबल नहीं लगता जितना पहले लगता था, और क्रिप्टो ब्रोकरेज को ज्वाइन करना भी इररिस्पॉन्सिबल नहीं लगता जितना पहले लगता था। और हम सिर्फ नॉमिनल इंक्रीजेस की बात नहीं कर रहे हमारी सैलरी में, चाहे वो $60,000 से $70,000 पे बढ़ाने की हो। हम बात कर रहे हैं जंप्स, जैसे $70,000 से सीधा 1,20,000 या 1.5 लाख या $2,80,000 तक की बढ़ाने की। आपको देखना पड़ेगा इन कंपनीज़ की सैलरीज़ को, इसके बाद ही आपको समझ में आएगा कितना ज़्यादा पैसा देते हैं वो बेस्ट टैलेंट को लाने के लिए। और इसी चीज़ के साथ ही एम्प्लॉय जो छोड़ के नहीं जा रहे वो ज़्यादा कॉन्फिडेंट होंगे बाउंड्रीज़ लगाने में। जब ये लोग जो है वो रहते भी है ना, तो यूजुअली उन्हें पता होगा कि जो है वो अपने दोस्तों के साथ तरह ही वो छोड़ सकते हैं कंपनी को। इसकी वजह से वो बहुत सारी वैकेंसीज जो है उनके आसपास देखते हैं, जिसकी वजह से उन्हें पता होता है कि कंपनी स्ट्रगल कर रही है हायर करने में टैलेंट को। और ये सारी चीज़ें दिखाता है कि जो है कंपनी ज़्यादा डिपेंडेड है एम्प्लॉय पे, बजाय कि एम्प्लॉय के डिपेंडेड होने पे कंपनी के। इसका मतलब ये है कि एम्प्लॉय जो है वो अपने वर्क आवर्स से ज़्यादा काम नहीं करेगा और अपने स्कोप से भी ज़्यादा काम नहीं करेगा। और ये प्रीटी मच एग्जैक्टली वही चीज़ है जो हम रिसेंटली देख रहे हैं। हर कोई जो है रिज़ाइन कर रहा है और जॉब्स को स्विच कर रहा है और वो कंपनीज़ को भी छोड़ रहे हैं। कंपनीज़ को हालांकि ये सारी चीज़ें पता है, मगर ज़्यादा चीज़ें कुछ कर नहीं सकते वो इस चीज़ में। अगर वो अपने एम्प्लॉयज़ को फोर्स करेंगे ज़्यादा प्रोडक्टिव होने के लिए, तो ज़्यादातर उनमें से लोग छोड़ के चले जाएंगे। इसका मतलब ये है कि कंपनी के पास और भी ज़्यादा पोजीशन हो जाएंगी और उन्हें और भी ज़्यादा सैलरीज देनी पड़ेंगी। तो इस चीज़ को कॉम्बैट करने के लिए कंपनीज़ को ओवर हायर करना पड़ता है ताकि लोअर प्रोडक्टिविटी और हायर चर्न से बच सके। और यही केस था 1 साल पहले। एट द एंड ऑफ 2021 मार्क ज़करबर्ग इरिटेटेड थे कि फेसबुक जो है वो रिकरिंग टारगेट्स को पूरा ही नहीं कर पा रहा है, इवन एक्सपीरियंस्ड इंजीनियर्स के साथ। इनफैक्ट फेसबुक जो है स्ट्रगल कर रहा था, इवन आधी भी एप्लीकेशन जो है उनकी जॉब में एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे लिटरली, जबकि वो मिलियंस ऑफ डॉलर्स भी दे रहे थे। मगर ये पूरा डायनामिक जो है वो रिसेशन के पीरियड में बदल जाता है। सबसे पहले तो एम्प्लॉयज़ जो है ना कि सिर्फ वो छोड़ना कम कर देते हैं, मगर वो प्रोडक्टिव भी हो जाते हैं क्योंकि उन्हें अपनी जॉब चाहिए होती है। और सडनली इसका मतलब ये है कि आप सारे जो है चीज़ें पूरी कर सकते हो सिर्फ 70 से 80% वर्कफोर्स के साथ। एट द सेम टाइम जो नए हायर्स हैं वो और भी ज़्यादा आने लग जाते हैं। और पहले तो आपको रिक्रूट करना पड़ता था काफ़ी सारे लोगों को अपने हेड काउंट को करने के लिए और साथ साथ मैसिव चर्न को बचाने के लिए, मगर अब जो है नए हायर जो है वो वापस से डेड वेट बन जाते हैं कंपनी के लिए। फॉर एग्जाम्पल मान लो एक कंपनी ओवर हायर कर रही थी 10%, और अगर उनका एग्जिस्टिंग स्टाफ ही एकदम से 30% ज़्यादा प्रोडक्टिव बन जाता है, तो कंपनी जो है उसमें ओवर स्टाफ 10% का नहीं होगा मगर 40% का ओवर स्टाफ होगा। और इस पॉइंट पे यहाँ पे कुछ भी नहीं बचेगा कि बजाय लोगों को निकालने के। जो भी पॉइंट्स हमने अब तक डिस्कस करे वो काफ़ी अंडरस्टैंडेबल है। बुल मार्केट्स के दौरान कंपनी जो है उन्हें डर लगता है कि वो पीछे रह जाएंगे, जिसकी वजह से ओवर हायर करते हैं कीप अप करने के लिए। और मार्केट डायनामिक्स जब बदलते हैं तो ये जो है मैसिव लेऑफ्स की फॉर्म ले लेते हैं, और जो कि ख़राब चीज़ है। मगर एटलीस्ट समझ तो सकते हैं हम इस चीज़ को। जो चीज़ हम समझ नहीं सकते वो ये है कि जो तीसरा सबसेट आता है रीजंस का जो कि कंपनी ओवर हायर करती है, वो की है नेफेरियस सबसेट। सबसे मोस्ट नेफेरियस है इन चीज़ों में से प्रैक्टिस ऑफ हायरिंग टू फायर। सबसे पहले तो ये प्रोबेबली सुपर काउंटर इंट्यूटिव लगता है, क्योंकि कोई भी इतना सारा पैसा और टाइम एफर्ट क्यों लगाएगा इंटरव्यू करने में हज़ारों एप्लीकेंट्स को ताकि आगे जाके उनको निकाल दे। वेल चलो मान लेते हैं ऐसी चीज़ है जो कि कोई भी करना नहीं चाहेगा, मगर कुछ कॉर्पोरेट पॉलिसी जो है इसको रियलिटी बना देती है।
फॉर एग्जांपल अमेज़ॉन में ज़रूरी है कि 10% उनके वर्कफोर्स जो है हर साल उन्हें निकाला जाए। अगर आप एक अमेज़ॉन के मैनेजर हो तो ये काफ़ी आसान हो जाएगा आपके करने के लिए, अगर आपकी टीम में ख़राब वर्कर है तो। मगर अनफॉर्चुनेटली ज़्यादातर अमेज़ॉन के मैनेजर्स इतने ज़्यादा लकी नहीं होते, क्योंकि हर किसी को भी जो वो हायर करते हैं ना कॉर्पोरेट साइड में, वो काफ़ी कमाल के लोग होते हैं। और अगर उनकी टीम के मेंबर्स को बचाना है ना, तो वर्स्ट परफॉर्मर जो 90% भी लाता है उनको निकालना पड़ेगा। ऑब्वियसली थोड़ा रूम तो है इंप्रूवमेंट के लिए, मगर डेफिनेटली कोई ख़राब ऑफेंस नहीं है। मैनेजर जो है वो इस चीज़ को समझते हैं और उन्हें पता है अनफेयर होगा, इसकी वजह से वो हायरिंग टू फायर में जाते हैं। यूजुअली वो 7 से 10 लोगों की कोर टीम मेंटेन करते हैं जिन्हें वो परमानेंटली रखेंगे, और हर साल जो है वो एक रैंडम इंसान को ले लेंगे जिसे सबसे ख़राब चीज़ें करने को दी जाएंगी 1 साल पहले, उससे पहले निकालने के। और क्योंकि अगर वो काफ़ी अच्छा काम करता है तो यहाँ पे एक चांस है कि वो उसे रख लेंगे। मगर अगर उसे रख लेते हैं ना, इसका मतलब ये है कि टीम में से किसी न किसी को तो फायर होना पड़ेगा, और डिज़ाइन से ये चीज़ ऐसी है। कई सारी कंपनीज बिल्कुल भी परवाह नहीं करती टेन्योर या एक्सपीरियंस की। इनफैक्ट उन्हें लगता है कि ये एट्रीब्यूट्स एम्प्लॉयज़ को और कम प्रोडक्टिव बनाते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाता है एक एम्प्लॉय। ये कंपनीज जो है वो कई सारे शॉर्ट टर्म एम्प्लॉयज़ को हायर कर लेंगे और काफ़ी मेहनत से काम कराएंगे उनके, और इसी की वजह से मैनेजर्स को फोर्स होते हैं कि वो हायर टू फायर करें या फिर हायर टू रिप्लेस करें। ये काफ़ी ख़राब प्रैक्टिस है, मगर ये सिर्फ अमेज़ॉन नहीं है जो जिस चीज़ को करता है। ज़्यादातर ओल्ड स्कूल कॉर्पोरेट जाइंट्स ये चीज़ को करते हैं। कंपनी जैसे GE, IBM और इवन माइक्रोसॉफ्ट भी 2013 तक इसको करता था। हमें एक चीज़ नोट करनी चाहिए कि ये 2013 तक नहीं था कि माइक्रोसॉफ्ट जो है वापस से ग्रो करने लगा। तो ये प्रैक्टिस डेफिनेटली काउंटर प्रोडक्टिव लगती है जैसा ये साउंड करती है, मगर नॉनदलेस कई सारी कंपनीज अभी भी इस चीज़ को करती है और ओवर हायरिंग को करती है कई सारी ले ऑफ्स और फायरिंग के साथ। दिन के आखिर में हालांकि काफ़ी आसान होता है कहना कि कंपनीज को उतना ही हायर करना चाहिए जितनी उनको ज़रूरत है, मगर इतना सिंपल नहीं होता ये। अंडरलाइंग प्रॉब्लम ये है कि नंबर ऑफ़ एम्प्लॉय जो है कंपनी की जिसकी ज़रूरत होती है वो कांस्टेंट नहीं रहते। जब हर कोई स्पेंड कर रहा होता है और ख़रीद रहा होता है, कंपनीज़ को नेचुरली ज़्यादा एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत होती है। और वहीं पर जब हर कोई जो है कंपनीज में से निकाल रहा होता है लोग और एम्प्लॉयज़ कम चाहिए होते हैं उनको, तो इसको कई सारे लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी और अपॉर्चुनिटीज़ के इशू के साथ जोड़ देते हैं, तो और बढ़ जाता है ये इशू। मगर इसका मतलब ये नहीं कि कंपनीज पूरी तरह से इनोसेंट है यहाँ पे। और इनमें से कई सारी कंपनीज तो ख़राब प्रैक्टिसेस में आती है, जैसे हायरिंग टू फायर या फिर हायरिंग टू रिप्लेस। ना कि सिर्फ इस चीज़ से चर्न बढ़ता है, मगर ये काफ़ी ख़राब वर्क प्लेस कल्चर भी बना देता है, जिसकी वजह से पूरी ऑर्गेनाइजेशन जो है कम प्रोडक्टिव हो जाती है। मगर एक ही तरीका है इस चीज़ को अवॉइड करना कि किसी तरह की बैकग्राउंड कंपनी को ज्वाइन किया जाए, जैसे कि कोई एनर्जी कंपनी, एक वाटर कंपनी या फिर ऑफकोर्स गवर्नमेंट को। मगर बाकी हम में से जो लोग बचते हैं, हमें प्रोबेबली ऐसे कॉर्पोरेट गेम्स के साथ खेलते रहना पड़ेगा हमारे बचे हुए करियर तक। मगर ये चीज़ मैं सोचता हूँ, आपका क्या थॉट है हायरिंग टू फायर में, कमेंट करके ज़रूर बताना। साथ साथ वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर आप उम्मीद करते हो कि ले ऑफ्स जो हैं जल्दी ख़त्म हो, और ऑफ कोर्स हमारे डिस्कॉर्ड कम्युनिटी को चेकआउट कीजिएगा फ्यूचर वीडियो आइडियाज़ देने के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बाकी क्वेश्चंस लॉजिकली आंसर देखने के लिए। मैं था चिरंजीव, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।